जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम वर्ल्ड वार फर्स्ट को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इस वर्ल्ड वार फर्स्ट को किस लिए ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाने लगा और किस तरीके से अमेरिका इसमें अपने एटीट्यूड अपने पावर के दम पे इंटर करता है और इस पूरे वर्ल्ड वार फर्स्ट को ख़त्म करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वर्ल्ड वार फर्स्ट में समझेंगे, सारी की सारी चीज़ों को हम इमेज के द्वारा समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको हमेशा ही याद रखनी होती है, क्योंकि ये सडनली किसी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी चीज़ में पूछाया जा सकता है। तो हम पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट को कुल 4 साल लड़े गए थे। 1914 से स्टार्ट होता है, 1918 में आकर के ख़त्म होता है। कुल 4 साल इस बैटल को लड़ा गया था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, जिसे हम आगे देखते हैं। इसे ग्रेट वॉर के भी नाम से जाना जाता है। ग्रेट वॉर किस लिए इसको बोला जाता है? क्योंकि इस बैटल में, इस युद्ध में 2 करोड़ के आसपास लोगों की जान गई थी। इसमें हमारे भारतीय आर्मी के लोग भी शामिल थे। इसमें 2 करोड़ लोगों की जान गई, तो इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट वॉर के नाम से। तीसरा है रीजन्स। हर युद्ध के पीछे, हर बैटल के पीछे कोई रीजन होता है, कुछ कारण होते हैं। तो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि इतना बड़ा बैटल था, इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण थे? क्या यह अचानक हो गया था या इसके पहले भी कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट होते हैं? तो इस रीजन्स में हम 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर हम इसको ट्रिक की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं मेन। ठीक है, अब ये मेन क्या होता है? एम से होता है हमारा मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्रिज्म क्या होता है? जब हम बहुत मजबूत हो जाते हैं, जब हमारी मिलिट्री बहुत मजबूत हो जाती है, तो किसी कमज़ोर या फिर किसी बड़े देश के खिलाफ हम लड़ाई स्टार्ट करते हैं और अपने मिलिट्री के दम पे क्या करते हैं? उस दूसरे देश को कब्जा कर लेते हैं। तो ये मिलिट्रिज्म कहलाता है। दूसरा है इसमें अलायंसेस। आप सभी जानते हैं, अगर किसी तीसरे को हराना है तो हमको दूसरे से क्या करना पड़ेगा? दोस्ती करना पड़ेगा और अलायंस करना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम किसी तीसरे को हरा सकते हैं। तो ऐसे यूरोप के अंदर अगर देखने को बात करें, यूरोप के अंदर भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो अलायंस कर रहे थे ताकि हम किसी तीसरे को हरा सकें। इसमें से कुछ अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से नीचे देखते हैं इमेज में। चलिए इस अलायंस को हम ध्यान से देखें। इसमें 2 अलायंस है, एक है ट्रिपल एंटेंट और एक है ट्रिपल अलायंस। ये 2 बहुत ही सीक्रेट अलायंस थे, किसी को पता ही नहीं था किसी को ये कैसा अलायंस है। ट्रिपल एंटेंट में जो अलायंस किया गया था उसमें कुल 3 देश शामिल थे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रसिया। वहीं अगर ट्रिपल अलायंस की बात करें तो इसमें शामिल थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली। अच्छा, ये किस तरीके का अलायंस होता था? आप इसको बहुत ध्यान से समझें। इस अलायंस में क्या होता था, जैसे मान लो कि ये जो तीनों देश हैं ट्रिपल अलायंस के, ये तीनों देश अलायंस कर चुके हैं। तो अगर कोई बाहरी देश ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करता है तो ये तीनों देश मिल करके उसको डिफीट करेंगे या उसके साथ बैटल करेंगे। और ये किसी को पता नहीं होता है कि वो किसके साथ अलायंस करके बैठा था, इसलिए जब कोई इनके खिलाफ अटैक करता था तो ये तीनों मिल करके उसको पीट डालते थे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सीक्रेट अलायंस भी यूरोप में होते थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ। अब हम चौथा फैक्ट की बात करेंगे, रूल। तो पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे दुनिया के ही अंदर जो स्टार्टिंग होता है रूल करने का, वो होता है किंग्स के द्वारा। मतलब हर जगह पे कहीं ना कहीं राजा ने रूल किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, जहाँ पे राजा रूल कर रहे होते हैं वो उसको हम कहते हैं मोनार्की सिस्टम। जैसे आज सऊदी अरबिया में देख लीजिए, सऊदी अरबिया में भी मोनार्की सिस्टम चलता है। तो अगर हम इस यूरोप के नक्शे को ध्यान से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे क्षेत्र आपको दिख रहे हैं और इन सारी जगहों पे राजाओं का रूल होता था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, आप यहाँ रसिया को देख सकते हैं, आप यहाँ ऑस्ट्रो हंगरी को देख सकते हैं, आप यहाँ जर्मनी को देख सकते हैं, आप यहाँ फ्रांस को देख सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्षेत्र क्या होते थे? यहाँ पे राजा लोग रूल करते थे। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं एक नए बैकग्राउंड के साथ। तो पहला टॉपिक हमारा ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878। अब क्या हुआ था इस ट्रीटी में, कैसे ये राजा इकट्ठा आपको दिख रहे हैं, क्या क्या हुआ इसमें, किस तरीके से एक नया पॉलिटिक्स शुरू होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं इमेज पे, इमेज नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से हम समझते हैं मैप को। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रसिया एम्पायर, यहाँ पे है ओटोमन एम्पायर, ठीक है, और ये है हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी। लेकिन आपको ये जो बीच में देश दिख रहा है, ये जो बीच में देश दिख रहा है, ये है आपका बाल्कन कंट्री, जिसमें कई सारे देश शामिल थे। ठीक है, इसमें कई सारे देश शामिल थे, लेकिन हम 2 कंट्रीज को ध्यान रखेंगे। पहला कंट्री है बोस्निया, दूसरा कंट्री है
सर्बिया, ठीक है। लेकिन आप इस बात को जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि ये सारे बाल्कन कंट्रीज पे जो रूल था वो किसका था? ओटोमन एम्पायर का था। बहुत बड़ा एम्पायर था ये, इससे सारे के सारी डायनेस्टी के लोग बहुत डरते थे। तो ओटोमन एम्पायर का इस पे पूरा रूल हुआ करता था। लेकिन ये बात किसको समझ में नहीं आती है? रसिया को। रसिया हमेशा ही चाहता है कि किसी भी तरीके से ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर किया जाए और इस बाल्कन कंट्रीज को आज़ाद कराया जाए, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि रसिया कमज़ोर था ओटोमन एम्पायर से। तो रसिया हेल्प लेता है ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर का। अब ये इनके पास जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप एक काम करो, आप ना इस बाल्कन कंट्रीज़ को आज़ाद करने में हमारी हेल्प करो। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको कुछ चाहिए, मतलब हम तभी आपका हेल्प करेंगे जब आप कोई एक क्षेत्र हमको देंगे। तो रसिया ने बोला ठीक है, आप हमसे ना हम एक ट्रीटी कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में तो बैटल चल रहा था, फिर ये इन्होंने इनके साथ संपर्क साध लिया। तो चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बर्लिन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटी ऑफ बर्लिन में। पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ बर्लिन कैसा था। तो ट्रीटी ऑफ बर्लिन में आप ध्यान से समझेंगे कि जो रिजल्ट आया वो ये आया कि इन्होंने तय किया, आपस में मिल करके तय किया, ट्रीटी ऑफ बर्लिन में तय किया गया कि जो बोस्निया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये बोस्निया कंट्री, इस बोस्निया कंट्री पे जो है वो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर रूल करेगा। लेकिन ऑफिशियली तौर पे ये क्षेत्र किसका था? ओटोमन एम्पायर का। तो अभी ट्रीटी हो गया है तो कहा गया है कि इस क्षेत्र पे कौन राज करेगा? ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ना रसिया करेगा ना ओटोमन एम्पायर, लेकिन ऑफिशियली किसका था? ओटोमन एम्पायर का। चलिए यहाँ तक बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जब काफ़ी मजबूत हो जाता है तो इसने बोला ट्रीटी उट्री गया भाड़ में, हम एक काम करते हैं पूरी तरीके से सबको कब्जा करते हैं। तो इसने डायरेक्टली अटैक कर दिया बोस्निया पे और इसको पूरी तरीके से कब्जा कर लिया बिना ट्रीटी के। अब बोला कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं होंगी, हमारा ये क्षेत्र हो गया। इसके अटैक करने के बाद इसने अटैक कर दिया सर्बिया पे। अब जैसे ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर्स ने सर्बिया पे अटैक किया, उसी टाइम पे रसिया के हालात ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि रसिया हमेशा चाहता था कि सर्बिया उसके पास आ जाए, इसीलिए तो ये ऐसा षड्यंत्र कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर्स ने सर्बिया पे भी अटैक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब इसने सर्बिया पे अटैक किया तो रसिया बेचारा गुस्सा हो गया और उसको लगा कि यार ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तो इसने फ्रांस से हेल्प मांगी कि भैया आप मेरे साथ आ जाओ, हमको किसी भी तरीके से इसको ऑस्ट्रिया हंगरी को रोकना है ताकि ये जो सर्बिया है वो हमारा हो जाए। लेकिन फ्रांस ने यहाँ पे मना कर दिया, बोला भैया हम आपके साथ नहीं जाएंगे। और नतीजा का ये निकल के आता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का इस पे कब्जा हो गया। अब समझिए पूरी तरीके से जो बाल्कन कंट्रीज़ थे इन कंट्रीज़ पे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का रूल हो गया। अब ओटोमन एम्पायर के पास भी कुछ नहीं है, रसिया एम्पायर के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन रसिया यहाँ पे अब इससे क्या हो गया है? गुस्सा, ठीक है। तो अब आगे मोड़ क्या आता है? अब ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है इसके जो राजकुमार है फर्डिनेंड, ये आएंगे बाल्कन में घूमने, बाल्कन कंट्रीज़ को घूमने। तो नेक्स्ट हम लोग फिगर देखते हैं, नेक्स्ट इमेज देखते हैं, इमेज नंबर 3। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो राजकुमार है ये है फर्डिनेंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के ये राजकुमार। ये अपनी वाइफ सोफी के साथ आते हैं बोस्निया घूमने। ये वही जगह है जहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब ये राजकुमार जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो बोस्निया के हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि बोस्निया के लोग चाहते थे कि हमारे देश को कोई भी कंट्रोल ना करे, बल्कि हम आज़ाद हो जाएं और एक नया देश बनाए जो कि गुलामों का देश कहा जाए, स्लेव कंट्री बोला जाए। तो ये चाहते थे बोस्निया के लोग, ठीक है। तो ये जब राजकुमार यहाँ पे टहलने आते हैं तो इस बोस्निया का एक नागरिक था, एक सिटीजन था जिसका नाम था गैब्रिलो 14 साल का था और ये एक स्टूडेंट था। ये बहुत गुस्से में था, ये किसी गुलाम का लड़का था, यानी ये किसी स्लेव का बेटा था। इसको बहुत बुरा लगता था जब इसके बोस्निया पे कोई रूल करता था। तो जैसे फर्डिनेंड यहाँ पे पहुँचते अपनी वाइफ के साथ, वैसे इस गैब्रिलो ने इस पे अटैक कर दिया और बंदूक से कम 20 गोली मारी। फर्डिनेंड की भी डेथ हो गई, सोफी की भी डेथ हो गई। अब आप खुद समझिए, बोस्निया का लड़का जब किसी राजकुमार को मारेगा तो जाहिर सी बात है उस देश का जो राजा होगा वो बहुत गुस्सा होगा और ये इसको पूरा बर्बाद करने को सोचेगा।
तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्परर के जो राजा थे, उन्होंने किस पे अटैक कर दिया? बोस्निया पे। अब यहाँ मसला गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अब यहीं से स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बैकग्राउंड, जो कि तय करेगा किस तरीके से लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बोस्निया पे अटैक करने के बाद इस क्षेत्र को इसने तबाह कर दिया ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे तबाही की, वैसे ही जो यूरोप के अलग अलग देश थे वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। अब यहाँ पे जितने भी देश थे, जो मेन पावरफुल देश थे, वो दो कैटेगरी में बंट जाते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी है आप यहाँ ध्यान से समझ सकते हैं। तो टू ग्रुप्स में बंट जाते हैं। पहला है हमारा सेंट्रल पावर और दूसरा है हमारा एलाइड नेशन, ठीक है। अब सेंट्रल पावर में क्या था? तीन बड़े बड़े देश थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ये तीनों इसमें शामिल थे। और एलाइड नेशंस में कौन कौन शामिल था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। अब ये सब आपस में क्या होने लगे? लड़ने लगे, और ये 4 साल तक बैटल चला, ठीक है। लेकिन मोड़ कब आता है? मोड़ आता है 1970 में। 1917 में जब अमेरिका इंटर करता है एलाइड पावर की तरफ से, ठीक है। एलाइड पावर की तरफ से जैसे ही इसने इंटर किया, अपनी एटीट्यूड, अपने पावर के दम पे उसने मारा इस जर्मनी, ये जर्मनी पूरा ख़त्म, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ख़त्म, ओटोमन एम्पायर के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। तो बेसिकली देखने को मिलता है अमेरिका के एंट्री की वजह से जो एलाइड पावर था, इनकी पावर क्या होने लगी? बढ़ने लगी, और ये धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे थे, ओके। और लास्ट में हमको क्या देखने को मिलता है? अमेरिका के एटीट्यूड, अमेरिका के दम, अमेरिका की पावरफुल की वजह से हमारा जो एलाइड पावर है वो क्या कर जाता है? जीत हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एलाइड पावर जीत रहा है, और यहाँ अमेरिका ने एक छोटा सा इमोजी बनाया है खुद के लिए और नाम रखा है स्वैग, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप इसको इमेज से नोट डाउन करते हुए समझते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।